बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मई 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश के अंदर लोकसभा चुनाव का माहौल कायम है। बिहार में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें अब तक 2 फेज का मतदान हो चुका है, पर बाकी के 5 चरणों का मतदान होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता भी लगातार बिहार में नजर जमाए हैं और दनादन चुनावी रैलियां कर रहे हैं और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं। उनके कार्यकाल को जंगलराज बता रहे हैं और उनकी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बता रहे हैं। ऐसे में अब इन तमाम मुद्दों पर खुद लालू यादव ने जवाब दिया है। लालू यादव ने कहा है कि कोई हमें परिवारवादी कहता है तो उनसे कहना है कि यदि हमारा बच्चा काबिल है तो इसमें क्या समस्या है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार के बयान अधिक बच्चा पैदा करने पर भी पलटवार किया है। लालू यादव ने कहा है कि अब उन्होंने नहीं किया है तो इस पर हमें कुछ नहीं बोलना है। दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए लालू यादव ने कई सवालों का जवाब दिया है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के सवाल का जवाब दिया है। कौन सा सवाल? कि लालू यादव काफी अधिक बच्चा पैदा कर लिया है। उस पर जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा है कि मुझे तरस आता है, हम क्या बोले नीतीश कुमार पर, हम उसको छोटे भाई बोलते थे लेकिन वो अपना फर्ज नहीं निभा पाए। दोस्तों बिहार के नेता विपक्ष आरक्षण के मुद्दों को लेकर लगातार एनडीए को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू है तो फिर हिंदू को खतरा किससे है? उसके बाद अब इस सवाल पर एनडीए नेता के तरफ से जवाब दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। कुछ लोग जो गलत तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग डरे हुए हैं। इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आज देश की जनता का आपकी मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। अब लोग को झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सिन्हा ने कहा कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात सुचिता और कानून की है। ये राजधार कांग्रेस के लोग सुचित और कानून पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहिए। यह सबसे बड़ी महामारी है जो विकास की गति को घून की तरह रखा जाता है। ये लोग कभी जात पर तो कभी धर्म पर लोगों को भटका रहे हैं। इसके अलावा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि यदि कोई गलत पॉलिसी बनता है तो उस पर सवाल तो उठता ही है। जिस तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उन लोगों ने मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया था तो सवाल तो किया जाएगा। इसलिए आपने गलत काम किया है तो सवाल करना तो बनता है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल के कार्यकाल में झूठ बोलकर लोगों को केवल ठगने का काम किया है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं है। अब प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी आए तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर ही सिर्फ बयान दे रहे हैं। बीते दिनों नरेंद्र मोदी ने दरभंगा आए, उनके हिसाब से तो दरभंगा में एम्स बन चुका है, तो कल वे एम्स का मुआयना करने आए थे। कितनी बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने केवल लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। राजद नेता ने कहा कि राज्य में जब 17 महीने गठबंधन की सरकार थी तब एम्स के लिए नया जमीन देने का काम किया गया। साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डीएमसीएच के विस्तार करने का निर्णय लिया गया। डीएमसीएच की तर्ज पर 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाए। उन्होंने कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे उसी वक्त हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि डीएमसीएच का गौरवशाली वजूद बचा रहे और एम्स को अलग से जगह दे दिया ताकि पूरे दरभंगा क्षेत्र का विस्तार और विकास हो सके। तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट के सवाल पर कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल अभी तक ढंग से बनकर तैयार नहीं हुआ है। हवाई जहाज लैंड कर रही है लेकिन टिकट की कीमतें पूरे देश में सबसे महंगी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेंगे, लेकिन टिकट की कीमत देखने से लगता है कि हवाई चप्पल वाले क्या, उच्च मध्यम परिवार के लोग भी टिकटों की कीमत से परेशान है। कहते हैं इश्क और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन कभी कभी प्यार के चक्कर में लोग रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पूर्णिया में, जहां एक कलयुगी मामा भांजी ने रिश्ते को तार तार कर डाला।
दोनों की प्रेम कहानी काफी चर्चा में है। घटना कस्बा थाना इलाके की है। परिजनों ने कस्बा थाना में इसकी लिखित शिकायत भी की थी। पुलिस ने आरोपी मामा मिट्ठू और भांजी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाबत लड़की के पिता और चाचा ने कहा कि 22 सितंबर को उनकी बेटी गर्भनैली उच्च विद्यालय में पढ़ने गई थी। वहां से लौटने के दौरान उसके भाई के साले यानी लड़की के चचेरे मामा उसे अपने बाइक पर बैठा कर ले गए। इसके बाद वो उन्होंने भांजी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नोटरी के पास जाकर शादी भी रचा ली। वहीं लड़की का कहना है कि मामा ही उसकी पति है और वो उसी के साथ ही रहना चाहती है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। लड़की के परिजनों ने 22 सितंबर को उनकी बेटी गर्भनैली स्थित स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद बीच रास्ते से ही मिट्ठू नाबालिग भांजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब देर शाम तक लड़की घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बाद में पता चला कि मिट्ठू उसे अपने साथ भगा ले गया है। थाने में मिट्ठू के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, लेकिन शुरू में पुलिस ने कोई मदद नहीं की। 8 माह बाद पुलिस ने दोनों को खोज निकाला है। लड़की ने चाचा ने कहा है कि मेरी भतीजी स्कूल से पढ़कर आ रही थी, तभी सुभाष चौक के पास मेरे भाई के साले मिट्ठू कुमार ने अपने दोस्तों के साथ उसका अपहरण कर लिया, फिर बहला फुसलाकर शादी रचा ली। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फर्जी कागजात से कोर्ट मैरिज की। आज कस्बा थाना में हम लोग दिन भर बैठे रह गए। पुलिस का कहना है कि दोनों को पूर्णिया कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने हेल्थ को लेकर ताजा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिर किस वजह से ये समस्या सामने आई। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए भावुक संदेश भी दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते काफी समय से कमर के दर्द से मैं परेशान हूँ। शुक्रवार को भी उन्हें काफी दर्द था। सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें उस चुनावी मंच से उतरते देखा भी गया था, जिसका वीडियो भी काफी प्रचारित हुआ था। इसी दर्द के बीच तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि महीने से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है। आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था। 2 दिन से अचानक बढ़ गया। मेरा दर्द बेरोजगार भाइयों के दर्द के आगे कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में कहा है कि लेकिन मेरा यह दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है। किसान भाइयों को सिंचाई के साधन व फसल का उचित दाम नहीं मिलते तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूं तो मुझे मेरा दर्द महसूस भी नहीं होता है। छात्रों को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। बिहार के मेरे बुजुर्गों की पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही है। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आम जन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें मिल नहीं पा रहा है। मैं इन सबों के तकलीफ में अपने आप को साझेदार मानता हूँ। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि JMU न्यूरोलॉजी विभाग के कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर देश भर के शोध पत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की है। न्यूरोलॉजी इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन लगवाने वालों को अब 2 साल बाद ब्लड क्लॉटिंग, दिल का दौरा पड़ने व न्यूरो से संबंधित बीमारियों की आशंका न के बराबर है। वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के अंदर ही देश भर में करोड़ों मरीजों में 136 मरीजों में दिक्कतें सामने आई थी। इसमें 10 मरीजों के दिमाग में खून का थक्का जमने की शिकायत मिली थी। हार्पिज के सबसे ज्यादा 31 मामले मिले थे। मस्तिष्क व स्पाइन कॉर्ड में सूजन और फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामले भी थे। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और केरल से अधिक मामले सामने आए थे। ये समस्याएं वैक्सीन लगवाने के 2 सप्ताह के अंदर के हैं। 2 साल बाद वैक्सीन के दुष्प्रभाव की आशंका बेहद कम है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सियासी पारा हाई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने दमखल के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में महागठबंधन के प्रचार की कमान RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संभाल रखी है। पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक चुनावी रैली में कहा कि 30 दिन में उन्होंने 97 रैलियां कर ली। उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और उसे ब्लॉक ब्लॉक उतार रहे हैं। तेजस्वी यादव के धुआंधार प्रचार और धनाधर रैलियों से विरोधियों की नींद भी उड़ी हुई है। वे एक दिन में 3 से 4 तो कभी 6 से 7 सभाएं कर रहे हैं। बीते 1 महीने में वे 97 रैलियां कर चुके हैं, यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वे जनसभाओं का शतक मार देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से 3 अप्रैल को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। उस वक्त पूर्णिया से RJD प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में रैली की थी। इसके बाद वह गया, जमुई, नवादा
नवादा, बेगूसराय, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, औरंगाबाद, खगड़िया, बांका, दरभंगा, उजियारपुर, वाल्मीकिनगर समेत अन्य कई सीटों पर दर्जनों रैलियां कर चुकी हैं। कई सभाओं में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। दोस्तों, चुनाव के मौसम में नौकरियों को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी, तो राजद ने कहा पहले पूर्व घोषित नौकरी का हिसाब दे तब नई की घोषणा करें। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सम्राट चौधरी का बयान आने के बाद कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना आकर एनडीए की सरकार बनने पर 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया। बिहार में एनडीए की सरकार भी बनी, परंतु एक भी नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान 5 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दिए गए। अन्य रिक्त पदों की वे अनुशंसा करके आए हैं। उन्होंने कहा सवाल उठाने वाले अब बताएं कि 10 लाख नौकरी देने के लिए पैसा कहां से और कैसे लाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और हम लोगों ने बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का प्लान तैयार कर लिया है। सम्राट ने ऐलान किया कि अगर 10 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए तो मैं अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा। दोस्तों, हाजीपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से धोने के वाकये पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि ये मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी की हो सकती है, जो बेहद अफसोसजनक है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि चिराग पासवान द्वारा हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन के दौरान उक्त प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई थी। उसके बाद महागठबंधन के नेताओं द्वारा प्रतिमा को दूध से धोने की घटना को चिराग ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चिराग ने इस घटना पर कहा कि मानसिकता के खिलाफ हम लगातार लड़ रहे हैं और बाबा साहेब भी लड़ रहे थे। वोट की राजनीति के लिए इतनी गिरावट निंदनीय है। दोस्तों, बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी की एक बार फिर से जीत होगी या फिर आरजेडी प्रत्याशी अपनी विरासत बचा पाएंगे, ये तो मतगणना के बाद ही तय होगा। लेकिन अब यहाँ के चुनावी माहौल में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल आरजेडी से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर शत्रुघ्न सुमन ने अपनी मजबूत ताबेदारी जता रहे हैं, जो सिकटी विधानसभा के पूर्व विधायक मुरलीधर मंडल के बेटे हैं। शत्रुघ्न सुमन के पिता मुरलीधर मंडल सिकटी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिकटी विधानसभा से 2 बार न केवल चुनाव लड़ रह चुके हैं, बल्कि दूसरे स्थान पर रहकर अच्छा खासा वोट भी हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही शत्रुघ्न सुमन अपनी अति पिछड़ा जाति पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। बता दें कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी के रूप में इन्होंने 68,000 से अधिक वोट पाया, तो 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के रूप में 70,000 से अधिक मत प्राप्त किया था। इस बार पहले ही ये राजद से लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी दे दी थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बागी प्रत्याशी के रूप में अब शत्रुघ्न सुमन चुनावी मैदान में है। अति पिछड़ा जाति से आने वाले शत्रुघ्न सुमन क्यवरत जाति से आते हैं और साथ ही अति पिछड़ी जाति पर पकड़ रखते हैं। अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक को बीजेपी अपनी पारंपरिक वोट बैंक मानता आ रहा है। वहीं अररिया में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी इसी अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अररिया में तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर तो नजर जरूर आ रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी शत्रुघ्न सुमन यदि अति पिछड़ी जाति के वोट को अच्छी तरीके से साधने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी और आरजेडी प्रत्याशी की हार और जीत की कहानी जरूर लिख जाएंगे। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी है। यहाँ अपराधी शराब तस्करी के नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। तस्कर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से शराब की खेप मंगवाते थे, लेकिन सीमावर्ती बक्सर और गोरखपुर में पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे। इस वजह से तस्कर नेपाल का रुख कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नेपाल से लग्जरी कार में शराब लेकर आ रहे बीटेक छात्र समेत 4 धंधेबाजों को उत्पाद विभाग की टीम ने रामपुर की हरी थाना क्षेत्र के पितौंजिया गांव के निकट से NH 77 पर गिरफ्तार किया है। दरभंगा व पश्चिम बंगाल नंबर की 2 लग्जरी कार से महंगे प्रीमियम ब्रांड की 40 कार्टन शराब जब्त की गई। शराब कार की डिक्की और सीट के नीचे छिपा कर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह महंगे ब्रांड का पहले ऑर्डर लेता था, फिर डिमांड के अनुसार नेपाल से शराब का ऑर्डर लेता था। गिरफ्तार तस्कर की पहचान श्यामनाथ कुमार और उज्जवल कुमार, विवेक पाठक, अमन कुमार के रूप में हुई है। चारों धंधेबाजों से पूछताछ की जा रही है।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज यानी रविवार को थम जाएगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। इस चरण में अधिकतर पोलिंग बूथ पर समूह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे। वहीं तीसरे चरण के मतदान में बिहार के कुल 54 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं 14 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। दरअसल अब तक सूबे के अंदर पहले और दूसरे चरण की वोटिंग को मिलाकर 40 सीटों में से 9 सीटों पर मतदान करवा दिए गए हैं और तीसरे चरण में 7 मई को 5 सीटों पर मतदान होने हैं। इसमें झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इसके लिए रविवार 5 मई को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं तीसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र में 54 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें से 3 महिला प्रत्याशी है जबकि 51 पुरुष प्रत्याशी है। इनमें 19 प्रत्याशी निर्दलीय है और बाकी के 21 प्रत्याशी किसी न किसी छोटी राजनीतिक पार्टियां या संगठन के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि कुल 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी संबंध बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ है। दोस्तों, बिहार के अंदर पिछले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम रहा है। इसके बाद अब चुनाव आयोग और अलग अलग राजनीतिक दल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जुहद में तो जुटे हुए हैं। इसके साथ ही अब बिहार पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर रोचक वीडियो और पोस्ट जारी कर लोगों को मतदान करने की अपील कर रही है। मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार पुलिस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए रोचक वीडियो और पोस्ट जारी कर लोगों को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए रोचक और मनोरंजक पोस्ट का सहारा भी लिया जा रहा है। बिहार पुलिस के फेसबुक पेज पर मतदाताओं को सुबह सुबह मतदान करने की अपील करते हुए पोस्ट किया गया है। देख रहा है विनोद, बिना नाश्ता किए ही कैसे भोरे भोरे वोट देने जा रहा है सब। हम तो देकर भी आ गए और आप इसी तरह आलस नहीं दिखाएंगे। हम वोट करने जाएंगे, चुनाव के लिए है तैयार हम, मतदान हमारी पहचान है। जैसे जागरूक और प्रेरित करने वाले पोस्ट भी बिहार पुलिस इंटरनेट मीडिया पर कर रही है। उधर लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों की जानकारी भी बिहार पुलिस इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही है। दुर्लभ व दियारा इलाकों में नाव और अश्वारोही दस्ते से की जा रही गश्ती की तस्वीर और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए मतदान करें। इसके अलावा फ्लैग मार्च और चेक पोस्ट पर लगातार वाहन चेकिंग से जुड़ी तस्वीर व वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बिना लालू और तेजस्वी का नाम लिए कहा कि वो कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक रहेंगे। अगर कांग्रेस को सामने रखकर गठबंधन होता या कांग्रेस को बड़े भाई मानकर अलायंस होता, क्योंकि ये देश का चुनाव था, बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप आरजेडी को आगे रखते। यह कांग्रेस इंडिया वर्सेज एनडीए का चुनाव है। ये नहीं है कि इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, ये नहीं। यहाँ आप एनडीए को देंगे और कहीं किसी को देंगे। किसी भी कीमत पर अभी भी कांग्रेस को आगे करने का मौका है। पप्पू यादव ने लालू का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस को बिहार में आप बिल्कुल नासमझ बना दिए हैं और अपने बैकफुट पर ला दिए हैं। कांग्रेस को आगे रखकर आप लड़ते तो आज सीन कुछ और होता, 30 सीट से ज्यादा चुनाव जीते। वहीं रोहिणी आचार्य के सारण और मीसा भारती के पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने पर जीत की कामना की। पप्पू यादव ने कहा कि हम कांग्रेसी है और हम कांग्रेसी रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को मदद ही नहीं की, यहाँ गठबंधन धर्म है। एक बार कटिहार आए, किशनगंज और रोहतास में जाकर औपचारिकता निभा ली। पूर्णिया में आप आए, गाली गलौज करवाई। शहाबुद्दीन की डेट के बाद अपने परिवार की सुध नहीं ली। सिवान से उनकी पत्नी लड़ रही है, फिर भी आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया। शहाबुद्दीन का परिवार भी तो सेक्युलर था। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में जाने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हम जरूर जाएंगे, तन मन धन से जाएंगे। पार्टी का एक एक सदस्य प्रचार के लिए जाएगा। हम तो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी भी कहीं से चुनाव लड़ें। रायबरेली से राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, तो मां की सीट पर बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें आपत्ति कहां है। अमेठी की सेवा करने वाले KL शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो डेली सेवा करते थे। कन्हैया और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के प्रचार में भी हम जाएंगे। बिहार के जिस सीट से कांग्रेस लड़ रही है, हम वहां प्रचार के लिए जाएंगे जहां हमारी भागीदारी होगी। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर लिया था और पार्टी में शामिल हो गए थे। महागठबंधन की सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई और पार्टी ने कहीं से भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद पूर्णिया में चुनाव लड़ने की जीत पर अड़े पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं लालू की आरजेडी ने बीमा भारती पर दांव खेला है।
दोस्तों बिहार में अगर आप आम की बागवानी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में आम के पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने आम विकास योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। खबर के अनुसार इस योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रथम वर्ष में 18,000 रुपए एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसका लाभ लेकर आप आम की खेती कर सकते हैं। बता दें कि आम विकास योजना में लाभुकों को चयन सामान्य श्रेणी में 78.56%, अनुसूचित जाति में 20% एवं अनुसूचित जनजाति में 1.44% किया जाएगा। वहीं प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों भोजपुरी अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर तमाम विवादों का पटाक्षेप करते हुए शुक्रवार को कहा कि वो बिहार के बेटा है और उन्हें काराकाट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्रीय मंत्री व आरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी RK सिंह के उस बयान पर भी अपना मंतव्य दिया है कि अगर मैं काराकाट से चुनाव लड़ूं तो बीजेपी को मुझे पार्टी से निकाल देना चाहिए। पवन सिंह ने कहा कि काराकाट के लोगों ने मुझे बेटा के रूप में स्वीकार किया है, यहाँ बेटा अब पीछे हटने वाला नहीं है। पवन सिंह ने कहा कि अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, हमारे लोग बुद्धिमान हैं, हम घर घर जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा था कि काराकाट से NDA के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है। जो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो उनका और बीजेपी का प्रतिद्वंद होगा। इंडिया गठबंधन की ओर से CPI-ML के राजा राम सिंह काराकाट से उम्मीदवार घोषित है। भोजपुर जिला के रहने वाले पवन सिंह को अभिनेता होने के कारण उनके चाहने वालों में युवाओं की संख्या अधिक है। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं 25 मई को गोपालगंज में मतदान है और 6 मई तक नामांकन होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने शुक्रवार को अपने अनोखे अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान गधे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार को देख लोगों की भीड़ जुट गई। समर्थकों के बीच एक गधे समेत 5 घोड़ी लेकर पहुंचे सत्येंद्र बैठा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और चुनाव प्रचार भी गधे की सवारी पर करने का ऐलान किया है। निर्दलीय उम्मीदवार और गोपालगंज जिले के शामपुर गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र बैठा तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार भी गधे से ही करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद जनप्रतिनिधि दिल्ली चले जाते हैं। पिछले 3 दशक से गोपालगंज में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। डीजल पेट्रोल की भी महंगाई है। नामांकन करने के बाद जब उम्मीदवार गधे की सवारी कर वापस लौटने लगे तो लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पीछे से गधे को धक्का दिया जिससे गधे दौड़ने लगा। हालांकि गधे पर सवार उम्मीदवार सत्येंद्र बैठा को मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण को लेकर हलचल है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना है। उत्तर बिहार के कई जिलों में आगामी 1 से 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति अनुकूल परिस्थितियां बनाती है तो आगामी 5 मई के बाद उत्तर बिहार के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। आगे उन जिलों के नाम दिए गए हैं जहाँ बारिश होने की संभावना है और ऐसे जिले के नाम भी हैं जहां हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में वर्षा होती रहेगी उस समय हवा की गति तेज रह सकती है। इस अवधि में 6 मई से अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है और ये 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की संभावना है। उनमें उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले शामिल हैं। आइए आगे इन जिलों के नाम जानते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शनिवार यानी बीते दिनों कल और रविवार यानी 5 मई को कोसी सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में वर्षा होगी जिसका प्रभाव राज्य भर में पड़ेगा और अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई को सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में मौसम में बदलाव दिखेगा और 5 मई को 14 जिलों में बूंदाबूंदी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा
मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में हल्की बारिश होगी और इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, वैशाली, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा और लखीसराय जिले में लू की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी पटना सहित 17 शहरों में हीट वेव की स्थिति रहेगी। दोस्तों, बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अब रेपिस्ट के लिए भी वोट मांग रहे हैं। असल में भाजपा का काम है कि बलात्कारियों को टिकट देकर विदेश भगाना। ये लोग कभी भी देश का भला नहीं सोचते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी के लिए सिर्फ बोलने के लिए है। असल काम है बलात्कारियों को टिकट दो, बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को विदेश भगाओ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, भाजपा के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जहां 5 लाख लोगों को रोजगार मिला वो जंगल राज कैसे हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ बोलने के लिए है उनका। भाजपा असल काम है बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को विदेश भगाओ रह गया है। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि हमने तो यूपी में लोगों को नौकरी दी है, वहां से लोग यहां आकर जॉब कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने भी नुक्कड़ सभा करने पर आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। हम तो कह रहे हैं कि ट्रम्प, पुतिन बचे हैं, उन्हें भी बुला लीजिए, फिर भी बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ उनका दाल गलने वाला भी नहीं है। दोस्तों, बिहार पुलिस ने एक स्टंटबाज पर कार्रवाई की है। अपनी बॉडी और मसल्स का प्रदर्शन बीच सड़क पर चलती बुलेट पर बैठकर करना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसे इस बात की भनक ही नहीं थी कि एक तरफ जहां वो स्टंटबाजी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो दूसरी तरफ उससे बुलेट के ठीक पीछे बिहार पुलिस की गश्ती चल रही है। वाहन में बैठे पुलिसकर्मी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने इसका वीडियो जारी करते हुए अलग अंदाज में लोगों को सचेत किया है। दरअसल बिहार पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने संदेश देना चाहा है कि सड़क पर स्टंटबाजी करने पर किस तरह पुलिस की कार्रवाई महंगी पड़ सकती है। इस वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर बुलेट से स्टंट करता नजर आ रहा है। वो अपने दोनों हाथों को स्टीयरिंग से हटा लेता है और अपने डोले शोले दिखा रहा है। वहीं पुलिस की गश्ती गाड़ी उसके पीछे ही आती दिख रही है। पुलिस ने वीडियो क्लिप में दिखाया है कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है और उसके बाद पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को बताया गया है। बुलेट चलाते हुए उस पर बैठकर स्टंट करने वाले का नाम प्रशांत यादव है, जो सीतामढ़ी के चक महिला निवासी पिता दिनेश्वर यादव का पुत्र है। बता दें कि पटना समेत अन्य जिलों में बाइक से स्टंटबाजी करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाए जाते रहे हैं। भारत में बाइक स्टंट करना दंडनीय अपराध है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के धारा 144 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक सड़क पर ऐसा करता है तो उसे 3 महीने की कैद या 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा भी बढ़ाई जा सकती है और फाइन भी काफी बढ़ सकता है। दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराने के लिए इस बार पुलिसकर्मियों को घंटों तक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अभी तक चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए एक टीम, दूसरी ड्यूटी चार्ट, तीसरी टीम बुकलेट बनाने के लिए लगती थी। अब तीनों टीम का काम केवल ई चुनाव ऐप ने किया है। ऐप क्लिक पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चार्ट और बुकलेट तैयार की। 2016 बैच के IPS अधिकारी सोनम कुमार ने खास ऐप तैयार किया है, जिसमें PNO नंबर डालने के बाद पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी की स्टिक जगह पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस ऐप को अब 1 दर्जन जिलों में पुलिस चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयोग कर रही है। मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले IPS और कमिश्नरेट में उपयुक्त पश्चिम सोनम कुमार दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा लेने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने नोएडा की एक अमेरिकन कंपनी 2013 तक नौकरी भी की। इस दौरान उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने की बारीकियां सीखी। साल 2016 में IPS में चयन के बाद से ही पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। बताया जाता है कि चुनाव के लिए ड्यूटी लगाने से लेकर बुकलेट तैयार करने का ऐप तैयार करने के बारे में सोचा। 2 माह में ऐप बना लिया। इसके बाद ADG जोन दफ्तर में तैनात हेड कांस्टेबल मोहित के साथ मिलकर इसे अपडेट कर दिया। उन्होंने ई चुनाव ऐप बनाया है। चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय के मानक और पुलिस कर्मियों की डिटेल ऐप पर फीड की है। इसके बाद ऐप ने चंद मिनट में चुनावी ड्यूटी चार्ट और बुकलेट तैयार कर दी है। ऐप पर पुलिस कर्मी के PNO नंबर डालने के बाद ही ड्यूटी की डिटेल के साथ मतदान केंद्र की लोकेशन दिख रही है, वहां और किस पॉइंट पर ड्यूटी करनी है ये ऐप में लोकेशन भी दिख रही है। 1731 मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी ऐप ने लगाई है।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अगले चरण में होने वाले मतदान के पूर्व आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए निवर्तमान सांसद अजय निषाद ने कहा कि अब बिहार में चुनाव का समीकरण बदलने लगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी अज्ञानी है, उन्हें कुछ नहीं पता है कि जमीन पर क्या होता है। कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर लेने से कोई जनता साथ नहीं आती है। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, ऐसे में बैठकर चुनाव की रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता है। दरअसल मुजफ्फरपुर में सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय निषाद कांग्रेस, राजद और अन्य घटक दलों के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन भीड़ का कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ उमड़ पड़ रही है कि कुर्सियां कम पड़ रही है। हमारे यहाँ तो मंच तक टूट जाया करते हैं। बीजेपी तो खुद प्लांटेड भीड़ जुटाने का काम करती है। हमारे यहाँ आकर देखें, भीड़ से समर्थन का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के सर्जिकल और हवाई हमलों ने पाकिस्तान को इतना हिला दिया है कि पड़ोसी देश के नेता अब दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस का शहजादा भारत का प्रधानमंत्री बने। मोदी ने पलामू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि पड़ोसी देश भले ही उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हो, लेकिन भारत मजबूत प्रधानमंत्री वाला मजबूत देश चाहता है। उन्होंने कहा कि मां भारती का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए भारत के सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने उस पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था जिसे कांग्रेस शासन के दौरान भारत पर आतंकी हमलों का समर्थन करने के लिए जाना जाता था। मतदाता एक वोट के महत्व को पहचाने। मोदी ने कहा, नया भारत जानता है कि दुश्मन के इलाके में कैसे घुसना है और हमला करना है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से हिल चुके पाकिस्तान के नेता दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस का शहजादा देश का प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मतदाताओं से एक वोट के महत्व को पहचानने का आग्रह किया, जिसने 500 वर्षों तक पीढ़ियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। साथ ही जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं तो गरीबी का जीवन जीकर आया हूं, इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे जीवन के अनुभव ही है। जब आज लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे आंसू आ ही जाते हैं। ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो। कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताशा लोग अब कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पाँव ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीरा पड़ाई। कांग्रेस के शहजादे की हालत हुई है। दोस्तों, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकता है घर में ब्लास्ट। जी हाँ, गैस चूल्हे के लिए लोगों को सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि अब पीएनजी गैस भी इस्तेमाल होने लगी है, जो कि पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचती है। हालांकि पीएनजी गैस का उतना चलन नहीं बढ़ा है। अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एलपीजी गैस सिलेंडर का ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। एलपीजी गैस सिलेंडर यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर 95% प्रोपेन और ब्यूटीन गैस होती है, तो वहीं 5% अन्य गैसें होती है। घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त खास ध्यान रखना पड़ता है कि अक्सर ऐसे खबरें देखने को मिलती है कि लोगों के किचन में रखा हुआ एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, और आप भी गलती करेंगे तो आपका सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है। और वह गलती होती है एक्सपायरी डेट के बाद भी लगातार सिलेंडर इस्तेमाल करना। जैसा कि आपको पता है कि सिलेंडर पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी वह सिलेंडर कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू, और फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है, सब बराबर है। तेजस्वी यादव कोई महान विद्वान नहीं जिनकी बात हम माने और समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हम नेता ने कहा कि बिहार की 40 सीट हम जीत रहे हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बेबुनियाद बात करना ठीक नहीं है, और इस तरह की बेबुनियाद बात को आप लोगों के माध्यम से प्रचलित करना भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए मुस्लिम को आरक्षण से निकालकर रेलवे में उन्हें कोटा देने की मांग की थी। ये SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण कटेगा तो यादव और कुर्मी जैसे समाज का हक भी बांटेंगे। पासवान, मुसहर और रविदास समाज के हक पर ये डाका डालने के फिराक में है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बिहार के दरभंगा स्थित राज मैदान में भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह एक शहजादे राहुल गांधी है, उसी तरह पटना में भी एक शहजादे तेजस्वी यादव है। एक शहजादा पूरे देश को तो दूसरा शहजादा पूरे बिहार को अपनी जागीर समझता है। कोरोना काल में बिहार के लोगों के साथ इंडी गठबंधन वालों ने गलत किया। महाराष्ट्र समेत जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार थी, वहां से बिहार के लोगों को भगा दिया गया। बिहार के लोगों को बसों में बैठाकर बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। PM मोदी ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों पर कहा कि आज भारत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। बीते 10 साल में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कोरोना काल में 100 साल के बाद बड़ा संकट आया था। दुनिया सोचती थी कि भारत बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उस समय हमने अपना सामर्थ्य दिखाया और देश के उस संकट से भी बाहर निकला। दोस्तों, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। विधायक बाहुबली अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक वह गंभीर रूप से बीमार है। वह 15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। वह किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह को 2 दिन पहले ही बाहर आ जाना था, लेकिन जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं होने के कारण इसमें देरी हुई है। लोकसभा चुनाव के बीच अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे रहा है। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खबरों के साथ मुंगेर लोकसभा की मोकामा विधानसभा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल AK-47 रखने के मामले में सजाए याफ्ता है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी।